न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन की सभी को बधाई दी है। रक्षाबंधन आपके जीवन में समृद्ध सफलता लाए, पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर सभी देशवासियों को बधाई दी गई है। इसमें आपसे विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे। रक्षा सूत्र सुख, आरोग्य, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। पीएम मोदी ने रक्षाबंधन की बधाई दी है, जिसमें पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। रक्षाबंधन आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाए, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। साथ ही स्नेह, आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे। रक्षा सूत्र सुख, आरोग्य, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। तो आज देश भर में रक्षाबंधन की धूम और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने सभी बहनों के लिए बस सेवा फ्री कर दी है, जिसके चलते जियाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने मायके और अपने भाइयों की तरफ रवाना हो रही है। भीड़ को देखते हुए पुलिस लगातार मौके पर मौजूद है और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए जाम को कम करने का कोशिश लगातार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों से इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। धर्मांतरण का ये नया कानून। मुरारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, धर्मांतरण का नया कानून महाराष्ट्र में लागू हुआ है, क्या है इस कानून में? बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र में आए दिन धर्म परिवर्तन के मामले आ रहे थे, विपक्ष जहां मौजूदा सरकार की आलोचना कर रही थी, टिप्पणी कर रही थी, क्योंकि नासिक धर्मांतरण के बाद 2 दिन पहले जिस तरीके से मुंबई से सटे पालघर इलाके में धर्म परिवर्तन का एक नया मामला आया था, उससे लेकर लगातार आलोचनाएं हो रही थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर अपनी कमर कसी थी, उसमें जो बिल लाया गया था दोनों सदनों में, वो बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है। इसमें प्रथम प्राथमिकता यह दी गया है कि जो बच्चा होगा उसको जो नाम, जो पहचान मिलेगी वो उसकी मां का मिलेगा। इसका मतलब कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको संतान होती है तो मां का नाम मिलेगा, न कि बाप का नाम मिलेगा। तो एक बड़ा कानून कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने लाया है। देखना होगा किस तरीके से अमल में लाया जाता है और किस तरीके से इसका पालन कराया जाता है, क्योंकि कानून ला दिए जाते हैं, लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल कब होता है, कैसे होता है, ये बड़ी बात है। लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 1-1.5 सालों पर अगर नजर डालें तो धर्मांतरण के कई ऐसे मामले आए थे, कई ऐसे बड़े रैकेट सामने आए थे जो काफी चिंता का विषय था। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने जो नया कानून लाया, उसे सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पास कर दिया गया है। जी मुरारी, क्योंकि दोनों सदनों में पास हो चुका है और ऐसे में क्या कुछ रिस्पॉन्स इस कानून को लेकर मिल रहा है? विपक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, विपक्ष पहले से ही इस मामले को लेकर के सरकार को घेर रहा था कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों घट रही है और किस तरीके की सरकार का पूरा नियंत्रण है इन चीजों पर लेकर। और यही वजह था कि देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे फिर एकनाथ शिंदे हो या फिर उनकी सहयोगी एनसीपी पार्टी हो, लगातार इन लोगों के बीच में बैठक होते रहे, मसौदा बैठता गया, विशेषज्ञों की राय ली गई, सलाह ली गई और उसके बाद इस कानून को जो है कि बनाया गया। और इस कानून को जब लागू किया गया तो विपक्ष भी न खामोश बैठा न तो विरोध किया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष जो चाहता था वो सरकार से करा कर लिया है। जी बिल्कुल मुरारी, यानी कि साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। आप जनता का क्या कुछ रिस्पॉन्स है?
देखिए, अगर आम जनता की बात करें या फिर हिंदू संगठनों की बात करें तो उनमें जरूर एक खुशी की लहर है, क्योंकि लगातार जो है कि धर्म परिवर्तन के मामले आ रहे थे, चाहे मुंबई हो, थाने हो, न्यू मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र के अन्य जिले हो। अक्सर तस्वीरें आती थी धर्मांतरण के। अब ऐसे में बिल आने में उनमें काफी उत्साह है। अगर दूसरी तरफ बात करें, जो लोग धर्मांतरण कराते थे उनका यह कहना था कि हम कभी भी इस चीज को बढ़ावा नहीं दिए हैं, सरकार हमारे मत्थे पर थोपती है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो बहरहाल इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जो कानून लाया है उसे दोनों सदनों में पारित किया गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसे किस तरीके से मुरारी, देखा क्या जाता लग रहा है है। इस कानून के बाद से धर्मांतरण पर कितना ब्रेक लगेगा? हाँ, जायज सी बात है। जब कानून सख्त है तो सीधी सी बात है कि लोगों के अंदर एक डर होगा, एक खौफ होगा। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मोस्ट वो पॉइंट दिया गया है कि माँ का नाम ही बच्चे का नाम होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म की लड़की है, उसकी शादी किसी गैर धर्म से होता है तो भी लड़के का नाम हिंदू धर्म में आएगा। तो एक बड़ा कानून में जो है कि कह सकते हैं कि लाया गया है। अब इसे अमल करना और सरकार को इस पूरे कह सकते हैं कि राज्य में लागू करना एक बड़ी सफलता की बात है। देखना होगा कि अब इस तरीके की घटनाएं समाज से आती हैं या नहीं आती हैं। जी ठीक, मुरारी, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से प्याज की खेप दिल्ली पहुंची है। प्याज की खेप लेकर कांदा एक्सप्रेस आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पहुंची। दिल्ली में 35 रुपए प्रति किलोग्राम में उपलब्ध कराई जाएगी प्याज। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाली कीमत पर प्याज की बिक्री शुरू की है। तो एक बड़ा खेप महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचा है। तो दिल्ली में अब 35 रुपये प्रति किलोग्राम में उपलब्ध कराई जाएगी प्याज, क्योंकि लगातार त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में प्याज के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो महाराष्ट्र से प्याज की बड़ी खेप दिल्ली पहुंची है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्याज की खेप को लेकर कांदा एक्सप्रेस आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पहुंची और यहाँ पर लोगों को उम्मीद है कि एक बड़ी राहत जो है उनकी जेब पर पड़ेगी। तो केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाली कीमत पर प्याज की बिक्री शुरू की है और इसको लेकर तमाम मार्केट में आदेश भी पारित किया गया है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खेप दिल्ली लाया गया है। तो प्याज की खेप को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था। 35 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराई जाएगी। खबर दिल्ली से है। मुस्कान हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है आरोपी इमरान। मुठभेड़ में आरोपी इमरान के पैर में गोली लगी है। घर में घुसकर लड़की की हत्या करने का आरोप है। तो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है आरोपी इमरान। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुठभेड़ में आरोपी इमरान के पैर में गोली लगी है। घर में घुसकर लड़की की हत्या करने का आरोप है। फिलहाल हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दिल्ली से ही खबर, मुस्कान हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। इमरान की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इमरान से पूछताछ हो रही है। पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। उसने इस पूरी वारदात को क्यों अंजाम दिया, इसको लेकर भी सच सामने आ सकता है। तो घर में घुसकर लड़की की हत्या करने का आरोप है। फरार चल रहा था। फिलहाल इमरान की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इमरान से पूछताछ में जुटी है। खबर श्रावस्ती से है। राप्ती योजक नहर में देर शाम तैरती मिली डॉल्फिन। ग्रामीणों ने डॉल्फिन को देखकर वन विभाग को इसकी सूचना दी है। एसडीओ और रेंजर वन टीम के साथ मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू डॉल्फिन का सुरक्षित किया है। डॉल्फिन को राप्ती नदी में छोड़ने ले जाया गया। नदी में छोड़ने के दौरान डॉल्फिन की हो चुकी थी मौत। डॉल्फिन की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। तो श्रावस्ती का ये पूरा मामला है। डॉल्फिन दिखने के बाद तुरंत इसको वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग मौके पर पहुंची तो नदी में छोड़ने के दौरान डॉल्फिन की मौत हो चुकी थी। फिलहाल डॉल्फिन की मौत के बाद से वन विभाग में हड़कंप मच चुका है और अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात में जुटे हुए हैं। श्रावस्ती में पुलिस और ड्रग विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। खुले आम चल रहा नशे का खुला खेल। प्रतिबंधित कोडीन सिरप बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर है मेडिकल स्टोर।
तो खुलेआम चल रहा नशे का खुला खेप और महज 200 मीटर की दूरी पर मेडिकल शॉप है थाने से, और मेडिकल स्टोर पर यह प्रतिबंधित कफ सिरप बिक रहा है। श्रावस्ती में पुलिस और ड्रग विभाग की ये बड़ी लापरवाही देखी गई है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। खुलेआम नशे का ये खुला खेल देखने को मिल रहा। प्रतिबंधित कोडिन सिरप बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रायबरेली में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। बारिश के बाद सड़कों पर हुआ जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुसने के बाद परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा। तो बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, आमजन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और जलभराव के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं। ये तस्वीर, लोगों के घर तक में पानी घुस चुका है। तो घरों में पानी घुसने की वजह से आम जनता की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। तो रायबरेली की तस्वीर है, एक तरफ तेज बारिश का दौर जारी है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल है, वाटर लॉगिंग की समस्याएं बनी हुई हैं और मुश्किलें लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है। तो आपको बताते चले, ये तस्वीर जो है रायबरेली की है, जहाँ घरों में पानी घुसने के बाद आम जनता की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से लोग काफ़ी परेशान नजर आए। नेपाल में एक और तबाही का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल चीन सीमा के पहाड़ पर एक और झील बनी। नेपाल से 18 किलोमीटर दूर तिब्बत में बनी झील में बढ़ रहा है पानी। चीन ने जारी किया है अलर्ट, झील में पानी और बढ़ा तो हो सकता है संकट। तो नेपाल से 18 किलोमीटर दूर तिब्बत में झील बनी है, झील में बढ़ रहा पानी। चीन ने जारी किया अलर्ट। नेपाल में एक और तबाही का ये अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त नेपाल में त्राहिमाम मचा हुआ है। अब तक कई लोगों की इसमें मौत हो गई है, कई लोग अब भी लापता है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरी तरफ नेपाल से 18 किलोमीटर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है, जहां जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये तबाही का अलर्ट है। फिलहाल आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू शुरू किया गया है। तो नेपाल से 18 किलोमीटर दूर तिब्बत में इस वक्त खतरा लगातार मंडरा रहा है। झील में पानी बढ़ रहा है और आपको बता दें कि झील में जलस्तर बढ़ने की वजह से आम जनता की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो नेपाल चीन सीमा के आसपास भी खतरा बढ़ा हुआ है। इसी बीच अतुल पांड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, लगातार नेपाल में त्राहिमाम मचा हुआ है और एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। हाँ बिल्कुल, बता दें नेपाल और चीन सीमा से सटे हुए भारत के साथ साथ नेपाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चीन का कोई एक झील है जहां पर 20 लाख क्यूसेक अब तक पानी जमा हो चुका है और अगले 24 घंटे में वो 30 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है, वो पानी बताया जा रहा है। और जिसको देखते हुए नेपाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है और नेपाल से सटे भारत और बिहार के कई जिलों में भी और कोसी नदी का राप्ती का जो जलस्तर है लगातार उसमें बढ़ोतरी देखते हुए सामने आई है, जिसको देखते हुए जो यूपी सरकार है और भारत सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर इस समय दिखाई दे रही है। और इसके लिए उन्होंने एक बाकायदा एक जारी किया है टोल फ्री नंबर, और टोल फ्री नंबर के साथ साथ यहाँ रेस्क्यू के लिए जो टीमें हैं उनको भी लगा दिया गया है। अब ये देखना होगा कि जो टीमें लगी हुई हैं भारत में, अब नेपाल के लिए भी भारत की कुछ टीमें यहाँ से गई हुई हैं, उसके लिए अब देखने वाली बात होगी कि ये कितना रेस्क्यू कर पाती है और शाम तक नेपाल की स्थिति के साथ साथ भारत की स्थिति क्या होने वाली है।
बिल्कुल। और ऐसे में अतुल, ये भी जानकारी दीजिएगा कि फिलहाल वहाँ पर प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ मुमकिन कोशिश की जा रही है और अभी मौजूदा आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल। और प्रशासन, जो नेपाल का प्रशासन और भारत का प्रशासन, लोगों के लिए अलर्ट उन्होंने जारी किया। लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। और जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनके लिए भी बेहद चिंता जताई गई है। उनको भी निकालने के लिए सुरक्षित रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। भारत की भी टीम वहां रवाना हुई है। भारत की टीम भी लगातार रेस्क्यू कर रही है। नेपाल की स्थिति को देखते हुए भारत के भी जो क्षेत्र हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। और लगातार जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। और और ऐसे में इस बीच जो है लगातार ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और पीएम बालन शाह की तरफ से भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अतुल, ये भी बताइएगा कौन कौन से वो तमाम संवेदनशील इलाके हैं जहां पर खतरा इस वक्त बहुत ज़्यादा है? नेपाल से सटा हुआ भारत है। और भारत के उत्तर प्रदेश में महाराजगंज को कोसी नदी और गंडक नदी जो महाराजगंज और कुशीनगर से सटा हुआ है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। वही नेपाल में भी जो सटे हुए इलाके हैं वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। और उसको देखते हुए जो प्रशासन है पूरी तरीके से यहाँ अलर्ट दिखाई दे रहा है। अब लोगों को सुरक्षित करने के लिए पूरे जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। जो यहाँ के स्थानीय डीएम हैं जो नदी से सटे हुए, उन्होंने भी जाके मॉनिटरिंग की है बाकायदा। उसके लिए जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं। और ये देखने वाला वक्त तय कर पाएगा कि जब बाढ़ आती है भारत में और नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिलों में, तो उसके लिए कितना ये कामगार साबित हो पाता है। बताइएगा क्योंकि बिहार में भी इस वक्त हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कौन कौन से वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है? अब बिहार की जो नारायणी नदी है, गंडक नदी है, वहां अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिले हैं जिसमें ये अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल वहां भी जो प्रशासनिक इंतजाम हैं वो भी कर लिए गए हैं। ठीक है अतुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार इस वक्त नेपाल में त्राहिमाम मचा हुआ है और ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है। आम जनता को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। अब भी कई लोग हैं जो लापता हैं, उनकी तलाश में बड़े पैमाने पर मुहिम की शुरुआत की गई है। दूसरी तरफ नेपाल में इस वक्त और भी खतरा जो है अभी टला नहीं है। तिब्बत में इस वक्त जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। नेपाल में त्रासदी है और अब तक कई लोगों की इसमें जान जा चुकी है। लोगों का घर तबाह हो चुका है। नेपाल में गुरुवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.2 तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी भूकंप की गहराई। भूकंप के कारण निचले इलाकों में नए खतरे की आशंका भी बढ़ गई है। तो 3.2 तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी भूकंप की गहराई। केंद्र जो था वो 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के कारण निचले इलाकों में खतरा और भी ज़्यादा बना हुआ है और इस भूकंप के बाद आफ्टर इफेक्ट भी देखने को मिला है। एक तरफ बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और दोहरी मार कुदरत का कहर। भूकंप का भी तेज झटका महसूस किया गया है। 10 किलोमीटर नीचे इसका मेन केंद्र रहा। भूकंप के कारण निचले इलाकों में नए खतरे की आशंका बढ़ चुकी है और इसीलिए हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और जहां पर खतरा बहुत ज़्यादा है वहां से लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो 3.2 तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप के तेज झटके और साथ ही इसकी गहराई जो है 10 किलोमीटर नीचे रही है। भूकंप के कारण निचले इलाकों में खतरा और भी ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ बाढ़ की वजह से आम जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अब तक नेपाल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान की तरफ से भी लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।
नेपाल को आज फिर मदद भेजेगा भारत। भारत राहत सामग्री की तीसरी खेप नेपाल भेजेगा। एयरक्राफ्ट C-130J से भेजी जाएगी राहत सामग्री। कल भी C-130J से राहत सामग्री भेजी गई थी और आज भी कई टन राहत सामग्री भेजने का काम हिंदुस्तान की तरफ से किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालिन शाह से फोन पर बातचीत भी की और पूरा आश्वासन दिया कि हिंदुस्तान इस मुश्किल घड़ी में अपने पड़ोसी मुल्क यहाँ पर नेपाल के साथ बना हुआ है। तो भारत राहत सामग्री की तीसरी खेप नेपाल भेजेगा। एयरक्राफ्ट C-130J से ये राहत सामग्री भेजी जाएगी। भारत राहत सामग्री की तीसरी खेप नेपाल भेजने की तैयारी में है। इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर जाएगी और इस बीच हिंदुस्तान से कई बटालियन को भी भेजा गया है नेपाल और ये तीसरी खेप जल्द ही रवाना होगी इंडियन एयरफोर्स की, क्योंकि साफ तौर पर इस वक्त मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान नेपाल के साथ खड़ा है। और खुद पीएम मोदी ने भी पीएम बालिन शाह से फ़ोन पर बातचीत की, पूरा आश्वासन दिया कि इस वक्त हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन मदद हिंदुस्तान की तरफ से नेपाल को दी जाएगी। नेपाल में बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 460 के पार पहुंच चुकी है। इलाके में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू के दौरान कई शव बरामद किए गए हैं। तो नेपाल में मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये आंकड़ा अब 460 के पार पहुंच चुका है। रेस्क्यू के दौरान अब तक कई शव बरामद किए गए हैं। अब भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो नेपाल में बाढ़ के बाद हालात अभी सामान्य नहीं है। मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 460 के पार ये आंकड़ा पहुंचा है। कई प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान अब भी जारी किया गया है। तो रेस्क्यू के दौरान कई शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल अब भी जो 1500 से ज़्यादा लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। नाम नहीं है उनका? नहीं इस लिस्ट में हमारा, मेरा नाम प्रशांत बलामी। अंकल का क्या नाम था? अर्जुन बलामी है। वो मिसिंग है। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिल रही है? सरकार के तरफ से अभी तक हमारे को कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। आपके गांव में जहाँ बाढ़ आई थी वहाँ खाना पीना दवाई कुछ पहुँच पा रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी तक। कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए अभी तो तब वो गांव के ऊपर के अभी विक्टिम लोग नहीं आ रहे। जो गांव में रहा है वो उन्हीं को लेकर आ रहा है इधर। सर आपके भी कोई मिसिंग है क्या? कुछ भी सर, आपके भी कोई मिसिंग है क्या? कोई हरा को था। कौन मिसिंग है आपके? भाई क्या नाम था भाई का? राजकुमार नेपाली। कहाँ घर था? वो विद्युतीन मिसिंग है। इस लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। सरकार से कोई अप्रोच किया जा रहा है आप लोगों को जिनके फैमिली नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं। आपके कौन मिसिंग है? मेरा भाई है। हाँ। क्या अभी आप लोगों के सामने बड़ी समस्या क्या है, चुनौती क्या है? मेरे भाई को जैसे निकालना पड़ेगा। वो कहाँ है, कैसे है, लापता है 3 दिन से। क्या करे? इसमें नाम नहीं है। इसमें नाम नहीं है। नाम नहीं है, इसका मतलब आपकी उम्मीद तो जग रही है ना? जग रहे, भाई है, सलामत है, उम्मीद तो है, लेकिन कहाँ है, कैसे है? सरकार से अनुरोध है, कैसे से पढ़ के मेरे भाई को बचा लो, निकालो। लिस्ट में जिसका नाम दिख जाता है उसके सामने रोने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। बट आपके सामने ऑप्शन तो है कि आपके भाई का नाम मिसिंग में नहीं है। नहीं है। हमारे होपफुल। हाँ, आप होपफुल हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या मांग है सरकार से? सरकार से मेरे भाई को सलामत से निकालो। सलामत नहीं है तो
आपका कैसे है क्या है? गांव का नाम खड़को भन्ज्याङ वहाँ कुछ खाना पानी दाना पानी पहुँच रहा है? पहुंच रहा है। पहुँच रहा है। उधर खोला पारी है ना, ये नदी पारी है। भाई शादीशुदा था आपका? नहीं नहीं, अच्छा। इधर काम करता था। बातचीत कब हुई थी आपकी भाई से? यही घटना होने के अगला दिन बातचीत हुआ था। उसके बाद से नहीं नहीं हुआ। बातचीत? हाँ, ठीक है, थैंक यू। बालेन शाह के बारे में कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। सब अच्छा से काम कर रहा है अभी तक। थैंक यू। What's your name? Whitney, You are from? the U.S. You are tourist here. I live in Lalipur. Sunakoti. In many areas of Nepal have been affected because of flood. So what type of problem you're facing here? I mean, it's just a really big disaster, really sad, a lot of devastation. So what help the government providing here? So the government's coordinating with us right now, trying to see where to send the help. I'm with the medical team. So how many people you here? I think we have 7 or 10. How long? Oh, how long have I lived here? No, how many days you're living here? So I've stayed for 5 years. You are not in that's the flood area yesterday. No. We're just here with the medical team trying to help. You are here for what? For helping relief with the flood. Yes? Medical help. Medical. You are here for medical help. Yes, I'm a nurse. You are nurse. Yes. Okay. Your government has sent you here. No, not with the government. Okay. नेपाल बाढ़ के बाद नेपाली सेना की बड़ी सफलता। त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे कई लोग 350 लोग सहित कुल 800 से भी ज़्यादा लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है और अभी भी टनल में 100 से ज़्यादा लोग फंसे होने की आशंका है। फिलहाल लगातार रेस्क्यू बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और अभी भी टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। तो नेपाल बाढ़ के बाद नेपाली सेना की ये बड़ी सफलता है। त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में कई लोग फंसे हुए हैं। 350 लोगों समेत 800 से भी ज़्यादा लोगों का अब तक सफल रेस्क्यू हुआ है। अभी भी टनल में 100 से ज़्यादा लोग फंसे होने की आशंका है और उनके रेस्क्यू के लिए बड़े पैमाने पर जवान डटे हुए हैं। त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टनल में लोग मौजूद हैं, खुद को वहां पर महफूज करने की कोशिश लोगों की तरफ से। तो नेपाल में तबाही के बीच ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है और इस बीच 1500 से भी ज़्यादा लोगों का कुछ पता नहीं है। नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि तबाही का मंजर देखकर हर कोई सिहर उठा है। रसुआ जिले में भोटोकोशी नदी अचानक से उफान पर आई और देखते ही देखते कई इलाकों में जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। तेज बहाव और अपने साथ सड़कें, पुल और घरों का मलबा बहा ले गया। इस भीषण त्रासदी में बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबर है। कई परिवार अपनों की तलाश में हैं और प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का अभियान लगातार जारी है। सबसे ज़्यादा चिंता उन लोगों को लेकर है जो बाढ़ के बीच फंस गए हैं। नेपाल में आई इस तबाही ने सिर्फ जान माल को ही नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दी है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लापता लोगों को तलाशना, प्रभावितों तक मदद पहुंचाना और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना। नेपाल की इस भीषण त्रासदी की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। देखिए कुदरत के इस कहर की पूरी रिपोर्ट। नेपाल की महातबाही में अब तक क्या क्या हुआ? चीन से आए जल प्रलय ने नेपाल में मचाई भारी तबाही।
भारी एवलांच के कारण आया था भोटेकोशी नदी में जल प्रलय। रास्ता रुकने के कारण हुआ जल जमाव। इसरो ने जारी की नेपाल में तबाही की सैटेलाइट इमेज। नेपाल सरकार ने बयान जारी किया, राहत बचाव में जुटी है सरकार। नेपाल की महा तबाही में करीब 1000 लोग अब भी लापता। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज, सेना पुलिस तलाश में जुटी। लापता लोगों में से 100 भारतीय मिल गए। तमिलनाडु के 21 लोग बचाए गए। 288 भारतीय अब भी लापता। 200 लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तबाही में केरल के 53 लोग फंसे, नेटवर्क नहीं मिल रहा। ईशा फाउंडेशन के कई तीर्थयात्री फंसे, नहीं हो पा रहा संपर्क। हमारा एक ग्रुप है, इस साल हमारे 21 ग्रुप हैं जो कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। उनमें से हमारे काफी लोग हैं जो यात्रा खत्म कर चुके हैं, उनकी सफलपूर्वता खत्म कर चुके हैं, और कुछ हैं जो उनकी यात्रा चल रही है। कुछ लोग हैं जो अभी यात्रा शुरू करने वाले थे। तो ये एक हमारा ग्रुप था जो यात्रा खत्म कर चुका था और आज सुबह तिब्बत से इमिग्रेशन खत्म करके वापस काठमांडू जा रहा था। तो हमारे 77 लोग थे। भारत सरकार ने जारी किए नेपाल में भारतीय दूतावास के आपात नंबर। नेपाल में महाविनाश के बीच भारत बना मददगार, पड़ोसी देश को हर तरह की मदद। कि कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्लड रिलीफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में। तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज़ स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज़ को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ 10 टन के करीब मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। भारत सरकार ने 47 टन राहत सामग्री भेजी। सामग्री लेकर पहुंचा C-17 ग्लोबमास्टर। दो खेप में भेजी गई राहत सामग्री, पहले 10 टन फिर 37 टन राहत सामग्री भेजी। मदद के लिए नेपाल के दूतावास ने जताया भारत का आभार। नेपाल में आई तबाही पर संघ ने जताया दुख, मदद के लिए बढ़ाए हाथ। नेपाल की मदद के लिए आगे आए दुनिया के कई देश। दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक, हर संभव मदद को लेकर दिखाई एकजुटता। कस्टम अधिकारी ने बताया पानी की 100 मीटर ऊंची लहर ने सब कुछ किया तबाह।
नेपाल की बाढ़ का पानी बिहार में गंडक बैराज तक पहुंचा। बिहार के साथ यूपी में भी अलर्ट, नदियों के किनारे लोगों को हटाया गया। यूपी के 4 और बिहार के 6 जिलों में हर पल चेक हो रहा नदियों का डेंजर मार्क। हालात पर यूपी के सीएम योगी की नजर, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में हाई अलर्ट। खबरों में आगे बढ़ते खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में दिख रहा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार रोडवेज बस डंपर में जा घुसी। हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है। 18 लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद से डंपर और रोडवेज चालक मौके से फरार हो गया है। तो तेज रफ्तार रोडवेज बस से ये बड़ा हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है। 18 लोग इसमें बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हम दिल्ली से आ रहे थे रोडवेज बस से। तो मतलब मैं और मम्मी सो रखे थे, तो बस का एक्सीडेंट हुआ। बहुत हुए होंगे, उनमें से कुछ लोगों की तो मौत हो गई। बहुत हालत खराब है, बोल नहीं पा रहे। गाजियाबाद से फरुखाबाद जा रहे थे, फरुखाबाद डिपो नहीं मिली, हम कानपुर वाले डिपो बैठ गए। ये जान नहीं पाई, बस से ट्रक का हुआ, ट्रक ने बस को मार दिया। हमने एक कुछ जान नहीं पाई, हम चोट में गंभीर हो गए, दांत हमारे सब टूट गए और कई खत्म हो चुके हैं, कई मर चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।